हेलो एवरीवन। सो एक स्मॉल कैप एनबीएफसी पे आज हम डिस्कशन करेंगे कैप्री ग्लोबल कैपिटल। इस कंपनी के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, कॉन कॉल भी हो चुका है। सो बिजनेस मॉडल के साथ में Q4 के रिजल्ट एंड आगे का कैसा आउटलुक है, क्या गाइडेंस है, कैसी अपॉर्चुनिटी लगती है बिजनेस के अंदर, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल से स्टार्ट करते हैं तो बहुत सिंपल बिजनेस मॉडल है। आई मीन जैसे आपने आईएफएल फाइनेंस को देखा होगा, चोलामंडलम फाइनेंस को देखा होगा, ऑलमोस्ट वैसा ही बिजनेस मॉडल है इस कंपनी का भी। एक डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी है। आई मीन इनके चार मेन वर्टिकल्स हैं। सबसे पहले तो इनका एक एमएसएमई का वर्टिकल है, तो एमएसएमई लोन देती है कंपनी। देन दूसरा इनका गोल्ड लोन का बिजनेस है, जैसे आईएफएल का गोल्ड लोन का बिजनेस है। थर्ड इनका हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस है। हाउसिंग फाइनेंस में ये कंपनी अफोर्डेबल होम लोन प्रोवाइड करती है। एंड फोर्थ वर्टिकल है कंपनी का कंस्ट्रक्शन फाइनेंस का, जहां पे जो आपके रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं उनको कंपनी लोन वगैरह देती है, उनकी फाइनेंसिंग करती है। तो ये चार इनके मेन वर्टिकल्स हैं लोन के। इसके साथ में ये कंपनी एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर रही है कि अपना एक अदर इनकम का एक स्ट्रीम बनाया जाए जहां से स्टीडी रेवेन्यू आए हमको। सो अदर इनकम में भी कंपनी दो तीन चीजें कर रही है जो इनके आगे नंबर्स एंड बिजनेस मॉडल के साथ में डिस्कस करेंगे। तो मेन बिजनेस मॉडल यही है, कंपनी लोन देती है, डाइवर्सिफाइड मॉडल है, चार मेन वर्टिकल्स है कंपनी के। नाउ Q4 का रिजल्ट प्लस साथ में इनका और क्या है बिजनेस मॉडल, उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एयूएम का साइज अगर आप देखोगे तो 22,800 करोड़ के आसपास का कंपनी का टोटल एयूएम है। और इसमें ग्रोथ कितनी है? 46% की वाई लेवल पे। आई मीन आप अगर जितने भी बैंक्स, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हमने डिस्कस करी है लास्ट एक साल में भी, आपने भी जिसको स्टडी करा होगा, हार्डली आपको कोई ऐसा एनबीएफसी या कोई ऐसा लेंडर दिखेगा जिसका लोन बुक इस टाइम पे 46% के रेट से ग्रो कर रहा है। आई मीन एक इंडिया शेल्टर याद आता है जिसका 35-36% का ग्रोथ है, लेकिन उसका बेस काफी छोटा है। इस बेस के ऊपर 46% का लोन बुक का ग्रोथ, तो ऑफकोर्स ग्रोथ जो है वो काफी एक्सेप्शनल है। देन दूसरा पार्ट अगर आप देखोगे नेट इंटरेस्ट इनकम, यहां पे 49% की ग्रोथ है Q4 में, और फुल ईयर बेसिस में 35% की ग्रोथ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें कि हमने जितने भी लेंडर्स को डिस्कस किया है, आज के टाइम पे हार्डली कोई आपको ऐसा लेंडर दिखेगा जिसका नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ उसके लोन बुक के ग्रोथ से ज्यादा हो। मतलब ऑपरेटिंग लिवरेज एक तरीके से वहां पे मिल रहा है। क्यों नहीं है ऐसा? बिकॉज ज्यादातर लेंडर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या आ रहा है पिछले एक साल में कि उनका जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है वो काफी इंक्रीज हो गया है, और उनके बैलेंस शीट में टोटल बोरोइंग्स का जो कंपोनेंट है वो भी इंक्रीज हो गया है। यानी मेरा डेट भी बढ़ गया और डेट का कॉस्ट भी इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से उनका नेट इंटरेस्ट इनकम का जो ग्रोथ है वो उनके लोन बुक के ग्रोथ से काफी कम रह रहा है। जैसे हमने होम फर्स्ट को देखा और भी बहुत सारे लेंडर्स को डिस्कस किया, लेकिन इनका आप क्या देख रहे हो, नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्रोथ बहुत सॉलिड है Q4 में भी एंड फुल ईयर बेसिस पे भी। नेट टोटल इनकम 51% से इंक्रीज हुआ है, इसमें आपका अदर इनकम इंक्लूड हो जाता है। देन पीपीओपी और पैट दोनों में 100% से ज्यादा की ग्रोथ है। फुल ईयर पे भी आप देखोगे तो 61% एंड 71% की ग्रोथ है। क्यों इतना अच्छा ग्रोथ दिख रहा है प्रॉफिटेबिलिटी में? बिकॉज ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है कंपनी को। इनका कॉस्ट टू इनकम जो लास्ट ईयर 71% था अब 55% आ गया है, और लास्ट फुल ईयर में जो 67% था अब 60% आ गया है। बेसिकली हुआ क्या है, मेरा जो एक्सपेंस वाला पार्ट है वो बहुत कम हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में, और मेरा रेवेन्यू बहुत हाई पेस पे ग्रो किया है। तो उसका बेनिफिट जो है मुझे वो ऑपरेटिंग लिवरेज में, प्रॉफिटेबिलिटी में दिखा है। एक और रीजन ये है कि इनकी एसेट क्वालिटी स्टेबल है। आई मीन आप नेट एनपीए देखोगे चाहे Q4 में फुल ईयर बेसिस पे, तो वो इंप्रूव हुई है। लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो भी एनपीए का नंबर इंप्रूव हुआ है। यानी मेरा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो बिल्कुल स्टेबल है, ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है, और एयूएम का ग्रोथ अच्छा है, जिसकी वजह से मेरा ओवरऑल पैट का फुल ईयर बेसिस में और पीपीओपी का बहुत सॉलिड ग्रोथ आया है। आरओई आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 8-9% का आरओई कंपनी का 17% टच कर रहा है Q4 के अंदर। फुल ईयर बेसिस में भी 8% का आरओई कंपनी का 12% के आसपास हो गया है। तो आरओई में इंप्रूवमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ अच्छी है, एसेट क्वालिटी स्टेबल है, और एयूएम के अंदर अच्छा ग्रोथ है। मतलब रिजल्ट सिर्फ नंबर्स की बात करें, बहुत सॉलिड नंबर्स इन्होंने डिलीवर करे हैं। देन इनका अगर आप वर्टिकल वाइज देखोगे, जो हमने अभी चार मेन वर्टिकल्स डिस्कस किए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कहां से आता है? गोल्ड लोन से। 35% जो बुक है इनका वो गोल्ड लोन है। लेकिन लास्ट ईयर ये थोड़ा सा अपोजिट था। एमएसएमई सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता था 32%। एमएसएमई 32% से 23% हो गया, गोल्ड लोन 22% से 35% हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट मिक्स चेंज हुआ है, इससे क्या बेनिफिट मिला है कंपनी को, ये आगे इनके पीएनएल एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देखोगे हाउसिंग है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस है, जो 23% एंड 18% कंट्रीब्यूट करता है कंपनी के टोटल एयूएम के अंदर। देन कैप्री ग्लोबल जो है वो को लेंडिंग के ऊपर भी फोकस कर रहा है। तो आप देखोगे लास्ट ईयर इनके टोटल एयूएम का 12% जो बुक था वो को लेंडिंग था, अब ये 18% हो गया। मैनेजमेंट का कहना है कि को लेंडिंग, हमारे जो अदर इनकम हम बिल्ड कर रहे हैं उनमें से तीन में से एक मेन कंपोनेंट जो है वो को लेंडिंग का कंपोनेंट है, क्योंकि इससे हमको फी इनकम आता है
हमारा कैपिटल तो कुछ लगता नहीं है, फी इनकम जनरेट हुआ तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी एनहांस होता है, प्लस आरओई एक्रेटिव है ये, तो इसलिए कंपनी को लेंडिंग को अपने टोटल एयूएम का 18 to 20% रखने का टारगेट रख रही है। देन इनका अगर आप एवरेज टिकट साइज देखोगे एमएसएमई में तो 20 लाख के आसपास का एवरेज टिकट साइज है। एमएसएमई ऑफ कोर्स आप मेनली सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर्स को ही देते हो, तो 97% जो कस्टमर्स हैं इनके वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और जो प्रेजेंस अगर आप इनका देखोगे तो 3 स्टेट्स में मेनली इनका 88% टोटल डिसबर्सल होता है, राजस्थान के अंदर, आपका एमपी के अंदर एंड गुजरात के अंदर। बाकी 2-3 स्टेट्स में भी इन्होंने एक्सपैंड किया है, लेकिन उसमें डिसबर्सल काफी कम करती है कंपनी अभी। गोल्ड लोन का अगर हम देखें तो 1.2-1.3 लाख का एवरेज टिकट साइज है, लेकिन यहाँ पे ज्योग्राफिकल प्रेजेंस काफी डाइवर्सिफाई रखा है इन्होंने, मतलब 5-7 स्टेट्स के अंदर ठीक ठीक डाइवर्सिफिकेशन करा है कंपनी ने। देन होम फाइनेंस में कंपनी अफोर्डेबल होम लोन देती है, लेकिन इनका जो मार्केट है, जो कस्टमर सेगमेंट है वो डिफरेंट है इन कंपैरिजन टू आवास, इंडिया शेल्टर, होम फर्स्ट, उन सारे प्लेयर्स से। क्योंकि उन सारे प्लेयर्स का जो एवरेज टिकट साइज है वो 10 या मैक्सिमम 15 लाख तक जाता है, इसका टिकट साइज आप देखोगे तो 22 लाख है। तो ये थोड़े से बेटर प्रोफाइल कस्टमर्स के साथ में डील करती है, टिकट साइज थोड़ा सा ज्यादा है। उसी के साथ में आप देखोगे कस्टमर मिक्स जो है इसका वो थोड़ा थोड़ा आवास की तरह या इंडिया शेल्टर की तरह मिलता है, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस है और सैलरीड कस्टमर सिर्फ 32% कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। एक और चीज इसमें क्या हो सकती है कि जो इनके एमएसएमई के कस्टमर्स हैं, मेन में भी कुछ कस्टमर्स इनके होम लोन में भी वही सेम कस्टमर्स हो जिन्होंने होम लोन लिया हो, तो इस वजह से सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर का कॉन्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा ज्यादा है। प्लस यहाँ पे भी आप देखोगे तो डाइवर्सिफिकेशन किया है कंपनी ने, मतलब 5-7 स्टेट्स के अंदर ठीक ठीक इन्होंने पेनिट्रेशन रखा है। एक चीज आप यहाँ पे और ऑब्जर्व कर सकते हो, आई मीन जैसे इनका लास्ट कंस्ट्रक्शन फाइनेंस वाला बुक है जो 58% पे ग्रो हुआ है, इसका प्रेजेंस प्लस आपका होम फाइनेंस का प्रेजेंस, देन आपका गोल्ड लोन का प्रेजेंस और लास्टली आपका एमएसएमई का प्रेजेंस, ये सारे स्टेट्स में जहां तक इनकी लोन बुक डाइवर्सिफाइड है, आई मीन सारे आप देखोगे तो मेजरली नॉर्थ और सेंट्रल स्टेट के अंदर ही इस कंपनी की प्रेजेंस है। साउथ में अभी तक इन्होंने इतना ज्यादा एक्सपेंशन किया नहीं है, तो ज्यादा जो इनका फोकस है अभी तक वो नॉर्थ से लेकर सेंट्रल इंडिया तक में है। देन जो हमने इनकी फी इनकम की बात करी, पहला तो आता है इनका को लेंडिंग वाला, दूसरा है कार लोन ओरिजिनेशन। आई मीन ये कंपनी कार लोन देती नहीं है, कार लोन ओरिजिनेट करती है। ये सारे इनके पार्टनर्स हैं, एचडीएफसी बैंक से लेकर के महिंद्रा फाइनेंस, यस बैंक, इन सब के लिए एक तरीके से सोर्सिंग का काम करती है, लीड लेकर के आती है, मतलब इनके डिफरेंट डिफरेंट जो डीलर्स हैं उनके साथ में टाई अप है, प्लस खुद के ब्रांचेस से भी कंपनी क्रॉस सेल करती है अपने कस्टमर्स को कार लोन वगैरह, तो ये कार लोन ओरिजिनेट करते हैं। देन ये जो इनके पार्टनर्स हैं वो उस कस्टमर का पूरा अंडरराइटिंग करते हैं, उसका रिस्क असेसमेंट देखते हैं, उसका पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, क्रेडिट प्रोफाइल देखते हैं, और उसके बाद उनको ठीक लगता है तो वो लोन डिसबर्स करते हैं, और उस डिसबर्समेंट का 1% इनकम इस कंपनी को मिलता है एज अ फी इनकम। सो जैसे आप देखोगे इस क्वार्टर में जो एवरेज टिकट साइज है वो 10.5 लाख के आसपास रहा है इस कंपनी का, एंड अराउंड 3000 के आसपास करोड़ इन्होंने टोटल ओरिजिनेट किया है, डिसबर्स नहीं किया है, ओरिजिनेट किया है, इसका कुछ फी इनकम कंपनी को मिलता है। देन ब्रांचेस वगैरह हम देखें तो अभी इनके 1111 ब्रांचेस हैं टोटल, और लास्ट ईयर 935 थे, तो मतलब वाई में लगभग 19-20% का ब्रांच एक्सपेंशन है कंपनी का। मेन फोकस किस पे किया है? नॉन गोल्ड लोन ब्रांचेस पे। आई मीन गोल्ड लोन ब्रांचेस भी 750 से 803 हुए हैं, लेकिन आप ज्यादा ग्रोथ देखोगे तो नॉन गोल्ड ब्रांचेस में दिखेगा। नॉन गोल्ड ब्रांचेस में वो सारे वर्टिकल्स आते हैं, इनका हाउसिंग फाइनेंस आता है, एमएसएमई आता है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस आता है, तो वो तीनों प्रोडक्ट्स कंपनी अपने इन ब्रांचेस से करती है। गोल्ड लोन के स्पेसिफिकली कंपनी ने अलग से ब्रांचेस ओपन करे हैं। देन इनका अर्निंग वगैरह अगर हम देखें तो क्रेडिट कॉस्ट, ये चीज अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो Q1 जो था लास्ट ईयर का, जिसमें इलेक्शन का टाइम था, हीट वेव था, सो उसमें इनका क्रेडिट कॉस्ट जरूर इंक्रीज हुआ था, प्रोविजंस वगैरह इंक्रीज किए थे, लेकिन उसके बाद से लास्ट 3 क्वार्टर्स में कंसिस्टेंटली काफी स्टेबल क्रेडिट कॉस्ट है इस कंपनी का, और उसका रिजल्ट हमको दिखता है स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी में, ग्रोथ में। आई मीन आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो पैट का ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। Q1 के कंपैरिजन में जो Q4 का पैट आया कंपनी का, वो ऑलमोस्ट 2.5x हो गया। सो वहीं से हमको समझ में आता है कि एसेट क्वालिटी कितनी स्टेबल रख के एक स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज मिला है इस बिजनेस को। देन मैनेजमेंट का जो हमने डिस्कस किया था, अदर इनकम ये बिल्ड कर रहे हैं, तो आज के टाइम पे अगर आप Q4 में देखोगे तो इनके नेट टोटल इनकम का 32% जो इनकम है वो नॉन इंटरेस्ट इनकम से आता है, या अदर इनकम आप उसको बोल सकते हो। इसमें 3 चीजें हैं, पहला तो है इनका कार लोन वाला, कार लोन से फी इनकम आता है, दूसरा है को लेंडिंग से फी आता है, फी इनकम आता है, तीसरा है इंश्योरेंस में ये कंपनी लाइफ इंश्योरेंस भी करती है, हेल्थ इंश्योरेंस भी करती है, और जनरल इंश्योरेंस भी करती है। तो ये 3 मेन वर्टिकल्स हैं जहां से कंपनी को नॉन इंटरेस्ट इनकम आता है।
मैनेजमेंट का कहना है कि इसको हमें एक स्टीडी रेवेन्यू बिल्ड करना है, जिससे हमारे रेवेन्यू में बहुत ज्यादा अप डाउन ना हो, एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो और आरओई और इंप्रूव होगा हमारा इन इन सारी चीजों से। देन इनका यील्ड का एनालिसिस अगर आप देखोगे तो ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं इस कंपनी के, सबसे ज्यादा यील्ड आता है इनको गोल्ड लोन में, 22% का यील्ड है इस कंपनी का। एंड यही वो जो हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि वो जो प्रोडक्ट मिक्स इनका चेंज हुआ है, 22% गोल्ड लोन अब 35% हो गया है, उसका इंपैक्ट आपको दिखेगा कंपनी के ओवरऑल यील्ड पे। मतलब हमने जितने भी लैंडर्स डिस्कस किए हैं, या तो किसी का यील्ड घटता है या फिर यील्ड जो है वो बिल्कुल फ्लैट रहता है। इस कंपनी का यील्ड लास्ट ईयर 16% के आसपास था, 15.5%, अब ये 17% क्रॉस कर चुका है। मेन रीजन उसका यही है कि गोल्ड लोन जो हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है उसका कंट्रीब्यूशन 22 से 35% गया है। तो ओवरऑल कंपनी का यील्ड भी इंप्रूव हुआ है, कॉस्ट ऑफ फंड इनके स्टेबल रहे हैं, स्प्रेड इंप्रूव हुआ है एंड नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कंपनी का कंसिस्टेंटली इंप्रूव हुआ है लास्ट 3-4 क्वार्टर से। देन कॉस्ट टू इनकम आप देखोगे तो क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर कंपनी का इंप्रूव होता जा रहा है। अगेन एक मेजर रीजन है कि क्यों ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा है इस बिजनेस को। आरओई में अपटिक है, आरओए इंप्रूव हुआ है, ईपीएस, बुक वैल्यू सब में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सो ये पूरा बिजनेस मॉडल एंड रिजल्ट वाला पार्ट था कैप्री ग्लोबल का। सिंपल बिजनेस मॉडल है, कितने सारे लैंडिंग बिजनेस हमने इस तरीके के मॉडल के डिस्कस किए हैं, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ग्रोथ ओवरऑल काफी अच्छा है कंपनी का। अब फोकस करते हैं इनके कॉन कॉल के ऊपर कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में ओवरऑल कैसा गाइडेंस दिया है, कैसा आउटलुक है आने वाले फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। सो सबसे पहले गोल्ड लोन की बातें करते हैं। तो मैनेजमेंट का कहना है अगर आप हमारा गोल्ड लोन का टोटल ब्रांच देखोगे, 803 के आसपास टोटल ब्रांच है एंड 8000 करोड़ का गोल्ड लोन का एयूएम है हमारा। तो पर ब्रांच जो एयूएम है हमारा वो 10 करोड़ से भी ज्यादा है। एंड अगर आप इसको बाकी गोल्ड लोन कंपनी से कंपेयर करोगे तो काफी ज्यादा है इस कंपनी का। उसका इन्होंने दो मेन रीजन बताया है। पहला तो ऑफ कोर्स ब्रांच एक्सपेंशन काफी फास्ट रहा है कंपनी का। दूसरा इनका कहना है कि हमने डिजिटल जर्नी के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, एआई वगैरह के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट किया था स्टार्टिंग से ही। तो उससे हुआ क्या है कि हमारा रिपीट कस्टमर का सेल बहुत आता है। 50% जो इनका गोल्ड लोन का बुक है वो रिपीट कस्टमर से आता है। बिकॉज इनका कहना है कि जिस ज्योग्राफी में हम अपने ब्रांचेस वगैरह ओपन करते हैं, जिस एरियाज में हम अपने ब्रांचेस ओपन करते हैं, हमारे जो कैटेगरी के कस्टमर्स हैं वो इतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते हैं लोन का पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उस सारे प्रोसेस को लेकर के, प्लस साइन वगैरह करने को भी लेकर के वो इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं। तो डिजिटल जर्नी जो हमने क्रिएट करी है, जो इन्वेस्ट किया है इस वाली चीज के ऊपर, वो एक तरीके से हमको हेल्प करता है कि कस्टमर का सारा जो पेपर वर्क है वो सब ऑनलाइन हो जाता है एंड ऑनलाइन लोन डिसबर्समेंट हो जाता है उसके बैंक अकाउंट के अंदर। इसी वजह से आप देखोगे तो रिपीट कस्टमर हमारा बहुत है, 50% बिजनेस हमारा रिपीट कस्टमर से आता है। तो ये मेन इनका कहना है एक तरीके से हमारा एज है, जिसकी वजह से गोल्ड लोन की ग्रोथ काफी अच्छी रही है। देन कंस्ट्रक्शन फाइनेंस को जनरली थोड़ा सा रिस्की देखा जाता है, लेकिन इस कंपनी का ग्रोथ बहुत अच्छा है, 58% का ग्रोथ है। कंपनी कह रही है कि कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में हम जो मेट्रो सिटीज में या टीयर 1 सिटीज के अंदर जो आपके जो मिड साइज रियल एस्टेट डेवलपर्स होते हैं उनको हम लोन देते हैं, तो काफी सेफ है ये। 282 इनके लाइव प्रोजेक्ट्स हैं अभी करंटली, और कंपनी कह रही है कि सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत अच्छा प्रोग्रेस चल रहा है, उसको क्लोजली हम मॉनिटर कर रहे हैं। एंड वैसे भी रिस्क मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोडक्ट को हम अपने टोटल बुक का मैक्सिमम 20% ही रखना चाहते हैं। अभी अगर आप कंस्ट्रक्शन फाइनेंस देखोगे तो 18% है, मैनेजमेंट बोल रहा है मैक्सिमम ये 20% तक जाएगा, तो रिस्क हम इसमें मैनेज करके चलेंगे। देन जो इनके को लेंडिंग या अदर इनकम वाले जो वर्टिकल्स हैं, तो उसमें कंपनी कह रही है को लेंडिंग, कार लोन ओरिजिनेशन एंड आपका इंश्योरेंस वाला, ये तीनों में सबसे अच्छी ग्रोथ इस साल आई है इंश्योरेंस बिजनेस में। सिर्फ Q4 में 34 करोड़ का फी इनकम आया इनको इंश्योरेंस बिजनेस से, एंड मैनेजमेंट कह रहा है इसको हम आगे और कैपिटलाइज करेंगे। देन इसके बाद क्रेडिट कॉस्ट वगैरह काफी स्टेबल रहा है कंपनी का, कलेक्शन एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, 99% की कलेक्शन एफिशिएंसी है कंपनी की। कॉस्ट टू इनकम पे एक पॉजिटिव गाइडेंस दिया इन्होंने। मैनेजमेंट कह रहा है हमारा कॉस्ट टू इनकम 71 से 55% आया है, एंड ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा आने वाले टाइम में भी, बिकॉज हमने जो ब्रांचेस वगैरह ओपन किए हैं पास्ट में वो सब ब्रेक इवन हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो उनकी ब्रांच लेवल प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, जिस वजह से हमारा कॉस्ट टू इनकम जो इंप्रूवमेंट का ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। यानी अगर एसेट क्वालिटी में कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आता है तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना कंटिन्यू रहेगा आने वाले क्वार्टर्स के अंदर भी। देन इनका डेट टू इक्विटी अगर आप देखोगे तो 3.5 3.6 के आसपास है, एंड हिस्टोरिकली इन्होंने डेट टू इक्विटी को बिलो 4 रखा है। इसका मतलब क्या है कि इस साल कंपनी को फंड रेज करना पड़ेगा अगर आप डेट टू इक्विटी को अगर आपको बिलो 4 रखना है। तो मैनेजमेंट कह रही है कि फंड रेजिंग का अप्रूवल हमको मिल गया है बोर्ड से, 2000 करोड़ का ये फंड रेजिंग प्लान कर रहे हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट डेट नहीं है उसका, क्योंकि मैनेजमेंट का कहना है जैसा आप मार्केट का सेंटीमेंट देख रहे हो तो ऑफ कोर्स हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हो जाए, उसके बाद हम फंड रेजिंग करेंगे, लेकिन FY26 में ही
फंड रेजिंग करेगी कंपनी 2000 करोड़ का। उसके बाद गाइडेंस वगैरह देखते हैं कंपनी का, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लास्ट 2 साल में इस बिजनेस का प्रोग्रेस देखोगे, ब्रांच एक्सपेंशन देखोगे, स्पेसिफिकली गोल्ड लोन का, तो बहुत बहुत हाई रेट पे इन्होंने ग्रो किया है। अराउंड 170 इनके ब्रांचेस होते थे 2 साल पहले तक, अब आप देख रहे हो तो 800 प्लस ब्रांचेस है। टोटल ब्रांचेस पहले 700 थे, अब 1100 को क्रॉस कर दिया है। तो मैनेजमेंट कह रही है 2 चीजों पे हमने काम किया है, पहला कैपेबिलिटी, दूसरा कैपेसिटी। कैपेबिलिटी पे कैसे काम किया, तो हमने टेक को स्ट्रॉन्ग किया, डिजिटल जर्नी बिल्ड करी, एआई वगैरह लाया, प्लस ऑलमोस्ट 150 पीपल हमने हायर करे टेक वाले बैकग्राउंड के लिए, 25 से ज्यादा पीपल हमने हायर करे डेटा साइंटिस्ट के रोल के लिए, एंड 550 से ज्यादा पीपल हमने हायर करा कलेक्शन एफिशिएंसी के लिए। उसके साथ में ये हमने बिल्ड करी कैपेसिटी, इसके साथ में कैपेबिलिटी, इसके साथ में हमने ब्रांच एक्सपेंशन किया, जो लास्ट 2 इयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से इन्होंने अपने ब्रांचेस को इंक्रीज किया है, गोल्ड लोन के ब्रांचेस को। सो उसकी वजह से कंपनी कह रही है कि इस तरीके का ग्रोथ हमने डिलीवर करा है। देन इनके अगर आप गोल्ड लोन के यील्ड देखोगे तो बहुत हाई लेवल पे है, 22% का यील्ड है इस कंपनी का। तो क्या वहां पे रिस्क है कि आरबीआई इनको बोल सकता है यील्ड को थोड़ा कम करें, या फिर मैनेजमेंट खुद से कोई प्लान कर रहा है यील्ड को कम करने का? तो मैनेजमेंट का कहना है कि आरबीआई की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। प्लस हमारा जब तक रिटेल ओरिएंटेड पोर्टफोलियो रहेगा गोल्ड का, तब तक यील्ड हमारे इसी के आसपास रहेंगे, 22% के आसपास ही रहेंगे। और हमारा अभी नियर फ्यूचर में कोई प्लान नहीं है कि हम एमएसएमई को जाएं या एसएमई को जाकर के गोल्ड लोन ऑफर करें। हमारा फोकस प्योर रिटेल के ऊपर ही है, तो बहुत हाई चांस है 22% का यील्ड जो है इसको हम मैनेज कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट एलटीवी के लिए, एलटीवी इनका ऑलरेडी 71-72% है गोल्ड लोन के अंदर। लेकिन गोल्ड लोन में जनरली अगर आप बाकी कंपनीज को भी देखोगे तो वो भी हाई एलटीवी पे ऑपरेट करते हैं। आई थिंक 75% का थ्रेशोल्ड अलाउड है रेगुलेटरी की तरफ से। तो कंपनी कह रही है कि ये भी इसी के रेंज में रहेगा, 70-71% के आसपास रहेगा। प्लस मैनेजमेंट का कहना है कि यील्ड इसमें ज्यादा है और एलटीवी इसमें ज्यादा है, इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्क ज्यादा है। बिकॉज गोल्ड लोन का जो हमारा बुक है उसका एवरेज टेन्योर 6 मंथ का होता है। तो कस्टमर का 6 मंथ के अंदर लोन कंप्लीट हो जाता है, फिर वो कस्टमर दोबारा से आता है हमारे पास लोन परचेजिंग के लिए। वही जो हमने बताया कि 50% हमारा रिपीट कस्टमर है, तो रिस्क नहीं है इसके अंदर। बिकॉज 6 मंथ में आपका कितना ही क्रेडिट कॉस्ट हो जाएगा, कितना ही एनपीए हो जाएगा। और अगर आप इनका एनपीए चेक भी करोगे गोल्ड लोन का, तो आई मीन बहुत मिनिमल है, नेग्लिजिबल एनपीए है, अभी तक अच्छे से मेंटेन करा है। सो मैनेजमेंट कह रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, यील्ड भी हम मेंटेन कर लेंगे और एलटीवी भी ऑलमोस्ट हमारा सेम लेवल पे रहेगा। देन आरबीआई की तरफ से जो अभी कुछ नए डिस्क्लोजर्स आए हैं, एक तो आया आपका को लेंडिंग को लेकर के, जो हमने यूग्रो के एनालिसिस में भी डिस्कस किया था। तो सेम व्यू इनकी मैनेजमेंट का भी है। इनकी भी मैनेजमेंट कह रही है कि इस नए नॉर्म्स की वजह से एक्चुअली बैंक और मोटिवेट होंगे को लेंडिंग को लेकर के। पहले जो कुछ एप्लीकेशंस वो रिजेक्ट भी कर देते थे, अब नहीं करेंगे, बिकॉज रिस्क जो है वो अब एक तरीके से शेयर हो रहा है। एनबीएफसी भी क्रेडिट कॉस्ट बियर करेगा, तो बैंक्स उसको लेकर के मोटिवेट होंगे और ज्यादा को लेंडिंग बढ़ेगा, इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। हाँ, शॉर्ट टर्म में उसको इंटीग्रेट करने में अपने अपने सिस्टम में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो मे बी 2-3-4 मंथ्स तक का बीच में थोड़ा सा हिकअप होगा, लेकिन उसके बाद मीडियम टू लॉन्ग टर्म में एक अच्छा स्टेप है ये आरबीआई की तरफ से। दूसरा, गोल्ड लोन के लिए भी आरबीआई ने बोला है कि जो एंड यूज हो रहा है गोल्ड लोन का, वो आपको क्लोजली मॉनिटर करना है कि कहां पे उसका एंड यूज हो रहा है। इस कंपनी का कहना है कि हमारा जो एवरेज टिकट साइज है वो 1.23 लाख के बीच में रहता है, एंड हमारे जो मेन कस्टमर्स हैं वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर हैं। तो हालांकि हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन हमारा बिल्कुल ये कन्विक्शन है कि जो मोस्टली हमारा एंड यूज होता है गोल्ड लोन का, वो बिजनेस पर्पस के लिए ही होता है। बाकी आरबीआई का जब एग्जैक्ट ड्राफ्ट आ जाएगा तो ऑफकोर्स हम उसको बिल्कुल क्लोजली ट्रैक करेंगे कि कहां पे कस्टमर उसको यूज कर रहा है। देन इनका अगर हम देखें तो एमएसएमई में अगर आप देखोगे इस साल तो ग्रोथ कम रहा है, इसीलिए उसका कंट्रीब्यूशन भी घट गया है। मैनेजमेंट कह रहा है एमएसएमई में बहुत सारे ब्रांचेस वगैरह हमने ओपन करे हैं, प्लस माइक्रो लैब करके एक नया प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च करा है, जैसे यूग्रो करता है माइक्रो लैब का। तो कंपनी कह रही है एमएसएमई का इस फाइनेंशियल ईयर में FY26 में 15-20% का ग्रोथ हम टारगेट कर रहे हैं। बाकी ओवरऑल बुक का भी ग्रोथ अच्छा रहेगा। लास्टली अब डिस्कस करते हैं इनका गाइडेंस, कि मैनेजमेंट कैसा गाइडेंस दे रहा है अपना नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। सो गाइडेंस में इन्होंने क्रेडिट कॉस्ट को लेकर के तो काफी पॉजिटिव व्यू दिखाया है। इनका कहना है कि सिक्योर्ड बुक है हमारा पूरा, और कोई ज्योग्राफी वाइज हम देखें तो कुछ ऐसा कंसर्न हमको किसी भी स्टेट के अंदर नहीं दिख रहा। तो क्रेडिट कॉस्ट हमारा मोर और लेस ऐसा स्टेबल ही रहेगा करंट लेवल के आसपास। बाकी अगर हम ग्रोथ की बात करें तो मैनेजमेंट अभी जो इनका AUM है वो 22,800 करोड़ के आसपास है। इन्होंने एक मीडियम टर्म गाइडेंस दिया है अगले 3 साल का। मैनेजमेंट कह रहा है बाय द एंड ऑफ FY28 हमारा जो AUM है वो 50,000 करोड़ का हम टारगेट कर रहे हैं। सो अभी है 22,800, 3 साल के बाद का टारगेट है 50,000 करोड़। तो अगर आप ग्रोथ कैगर कैलकुलेट करोगे, सो अराउंड 30% का ग्रोथ ये कंपनी टारगेट कर रही है अगले 3 साल के लिए।
अभी हालांकि जो इनका एग्जीक्यूशन है वो उससे भी बहुत अच्छा है, 45 से 50% पे कंपनी ग्रो कर रही है, बट ऑफ कोर्स आई मीन जैसे जैसे बेस बढ़ेगा इतना ग्रोथ मेंटेन कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो कंपनी जो रियलिस्टिक ग्रोथ है वो 30% के आसपास टारगेट कर रही है नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर। आरओई का भी इन्होंने गाइडेंस दिया है। कंपनी का कहना है आरओई अगर आप फुल ईयर बेसिस पे देखोगे तो हमारा 12% है, लेकिन अगले 3 साल के अंदर आरओई हम 16% लेके जाने का टारगेट कर रहे हैं। तो 12% से आरओई जाएगा 16%। एंड जनरली हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि चाहे लैंडिंग बिजनेस हो या कोई भी बिजनेस हो, अगर मैनेजमेंट गाइडेंस देता है आरओई अपवर्ड का और ग्रोथ का, तो आई मीन स्टॉक का री रेटिंग का चांस बहुत ज्यादा बन जाता है वहां पे, कंसीडरिंग कि उसका वो एग्जीक्यूशन अच्छा रहे। वही चीज अगर आप कैपरी ग्लोबल में भी देखोगे तो बिल्कुल लगता है इनका प्राइस टू बुक जो है वो 3.1 है। आई मीन लास्ट काफी क्वार्टर से हालांकि इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, बट स्टिल मार्केट से वैसा रिवॉर्ड मिला नहीं है। मे भी हो सकता है कि सेक्टर ओवरऑल जिस तरीके से अंडर परफॉर्म किया है पिछले 1-2 साल से, तो उसका इंपैक्ट इसके स्टॉक पे भी रह सकता है। बट हमने अभी रिसेंट मंथ्स में देखा है कि जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स हैं इस सेक्टर में, जैसे हाउसिंग फाइनेंस में इंडिया शेल्टर है, आपका एसबीएफसी फाइनेंस है, दोनों को मार्केट ने थोड़ा थोड़ा रिवॉर्ड करना स्टार्ट किया है। और आई मीन जैसा इनका गाइडेंस है, अगर हम री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी वाइज देखें तो मे बी कैपरी ग्लोबल का जो री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी है वो एसबीएफसी से भी बेटर लगता है, क्योंकि एसबीएफसी ग्रो कर रहा है 25-26% पे, ऑपरेटिंग लिवरेज थोड़ा बहुत मिल रहा है लेकिन इतना हाई मिलने का चांस नहीं है जितना कैपरी ग्लोबल का है। प्लस उसके साथ में आरओई का गाइडेंस एसबीएफसी का 15% है। कैपरी ग्लोबल गाइडेंस है 30% का, ऑलरेडी ग्रो कर रहा है 45-46% पे, एंड आरओई का गाइडेंस है 16% का। और अगर आप दोनों का प्राइस टू बुक देखोगे तो इसका प्राइस टू बुक है 3.1, एसबीएफसी का प्राइस टू बुक है अराउंड 3.4-3.5 के आसपास। तो जो री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी है वो कैपरी ग्लोबल में इसके स्टॉक में ज्यादा लगती है अगर इनका ये परफॉर्मेंस सस्टेन रहता है। बट आई मीन पर्सनली अगर मैं बोलूं तो एसबीएफसी को हम कब से ट्रैक कर रहे हैं, वो पूरा हमने सिनेरियो देखा है जहां पे पूरी लैंडिंग इंडस्ट्री जो है वो एक तरीके से स्ट्रगल कर रही थी। बहुत सारे ऐसे लैंडर्स थे जो पहले अच्छा ग्रो कर रहे थे लेकिन बाद में उनका एनपीए का प्रॉब्लम आया। उस पूरे फेज में एसबीएफसी ने बहुत अच्छे से मैनेज किया, ग्रोथ को भी और एसेट क्वालिटी को भी। सो वो कंसिस्टेंसी जो है एसबीएफसी की, उसको देख करके कन्विक्शन तो ऑफकोर्स एसबीएफसी पे ही ज्यादा बनेगा। इस तरीके के बिजनेस के लिए वही जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा लगती है, लेकिन हाँ वो कंफर्ट नहीं है अभी। तो जो स्टैगर्ड एलोकेशन अप्रोच रखता है वो काफी बेटर लगता है मुझे, कि एक बार धीरे धीरे देखें कंपनी का आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग एलोकेशन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। बट यस, री रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल है अगर ये परफॉर्मेंस ये कंपनी मेंटेन रखती है। बाकी इनका ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।